वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब मैं दूसरा चैप्टर का बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। स्टार्ट केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले देखेंगे इसमें मैटर क्या है। तो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्युपाई करता है और उसका मास होता है उसको मैटर कहते हैं। एग्ज़ाम्पल में हम लोग ले सकते हैं अपने आसपास शुगर, सैंड, स्टील, सिल्वर, कॉपर, आयरन, वुड, मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, एयर, वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और बहुत सारी चीज़ें। यानी दो कंडीशन ज़रूरी है मैटर होने के लिए। एक तो उसका मास होना चाहिए, मास को हम लोग केजी में नापते हैं, और दूसरा उसे कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मेनली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे। एक है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। दूसरा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में बहुत सारे स्पेसेस होते हैं, खाली जगह होते हैं। तीसरा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, यानी लगातार हमेशा मूव करता रहता है। और लास्ट कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे ये जानने के लिए कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच जो होते हैं बहुत सारे स्पेसेस होते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक 100 ml बीकर ले लेंगे, उसको आधा जो है पानी से भर देंगे और उसके बाद उसका लेवल को मार्क कर लेंगे कहाँ तक पानी है। उसमें 2 चम्मच या 3 चम्मच चीनी या नमक मिला देंगे और चम्मच से अच्छे से घुला देंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उस बीकर में पानी का लेवल देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे कि पहले जहाँ मार्क किए थे लेवल अभी भी वहीं पर है। हमने तो चीनी या नमक उसमें घुलाया, तो फिर वो कहाँ गया, लेवल क्यों नहीं बढ़ा। इसका ये मतलब हुआ कि वहाँ इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं बहुत सारे, और उसी स्पेसेस में ये चीनी या नमक चला गया है। तो हम लोग का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। इस डायग्राम में यही दिखाया गया है, इस एक्टिविटी को समझाया गया है डायग्राम के मेथड से कि पहले बीकर में पानी जो है लेवल में है उसको मार्क करते हैं, और फिर क्या किए, चीनी घोलने के बाद फिर हम लोग लेवल को मार्क करते हैं, देखते हैं लेवल बढ़ा नहीं। इस तरह से ये बात प्रूव हो गया कि जो खाली जगह होता है, बहुत सारे स्पेसेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, उसी स्पेस में ये चीनी जो है घुल जाता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है वो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि हम लोगों के लिए इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं है। और हम लोगों के जीवन में फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हेट्रेड, गुड मैनर्स, थॉट्स, आइडियाज़, हीट, लाइट, साउंड, ये सब बहुत माने लगता है, क्योंकि ये सब का बहुत रोल है हमारे लाइफ में, बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं सबके। लेकिन साइंस के अनुसार इन लोगों को मैटर नहीं समझा गया है, नहीं कंसिडर किया गया। क्यों? क्योंकि इसका ना मास है और ना ही ये स्पेस को ऑक्युपाई करता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग 2 या 3 क्रिस्टल्स पोटाशियम परमैंगनेट का ले लेंगे और उसको एक 100 ml वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे। यानी पहले हम लोग एक बीकर लेंगे, उसमें 100 ml वाटर लेंगे, उसमें 2 या 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट को घुला देंगे, मिला देंगे। उसके बाद उसका कलर जो है डार्क पिंक दिखेगा। उसमें से हम लोग 10 ml लगभग सॉल्यूशन को निकाल लेंगे और दूसरे बीकर में हम लोग लेंगे 90 ml साफ पानी और उसमें इस 10 ml को मिला देंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि अभी भी कलर इसका पिंक है ही। इसी तरह से हम लोग 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार अलग अलग साफ पानी में बीकर में लेकर के ऐसा करते हैं। हम लोग क्या देखते हैं इस डायग्राम में, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा बार बार करने के बाद भी कलर जो है हल्का फीका हो रहा है। 6, 7, 8 बार करने के बाद भी पूरी तरह से कलर गायब नहीं हुआ। इसका मतलब कि छोटा छोटा जो पार्टिकल्स है पोटाशियम परमैंगनेट का बहुत छोटा है, और इसीलिए वो पानी के
इंटरमोलिकुलर स्पेसिस में जाके समा जाता है और कलर इम्पार्ट कर देता है उसको। तो हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे इस एक्टिविटी से कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, लगातार मूव करता रहता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे या एक गिलास ले लेंगे, शीशा गिलास आर पार दिखने वाला, उसमें साफ पानी रख लेंगे आधा गिलास, और उसमें एक बूंद दो बूंद नील डाल देंगे जो हमारे कपड़े में, वाइट कपड़े में डाला जाता है, या कोई भी कलर डाल देंगे। और उसके बाद बीकर को छुएंगे नहीं, यानी कि हिलाएंगे नहीं, हिलने नहीं देंगे, टेबल पे स्थिर छोड़ देंगे। तो क्या देखेंगे कुछ देर के बाद पूरा पानी अपने आप जो है वो नील के कलर का हो जाता है, या जो कलर डालेंगे लाल या काला जो भी देखते हैं पूरा पानी उस कलर का हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? इसका ये मतलब हुआ कि पार्टिकल्स अपने आप मूव कर रहा है, पानी का पार्टिकल वो अपने आप मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली, वही आपस में आकर टकराता है और वो जा कर के वो कलर वाला जो पार्टिकल्स है, चाहे नील डाले हैं या जो भी कलर डालें, उससे भी टकराता है और उसको पूर कर देता है, फोर्स कर देता है। दूसरा एक्टिविटी हम लोग भी कर सकते हैं, जैसे कि जब अगरबत्ती ऐसे रखा हुआ रहता है हम लोगों के रूम में बिना जलाए हुए, तो उसका महक सूंघना चाहते हैं तो बहुत नज़दीक जाना पड़ता है। लेकिन जब जला करके एक कॉर्नर ऑफ द रूम में रख दिया जाता है तो उसका फ्रेगनेंस को हम लोग दूर से ही स्मेल कर लेते हैं। कैसे होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उससे जो स्मोक निकल रहा है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। वो स्मोक जो है एयर पार्टिकल जो है वो जो मूव कर रहे हैं उसमें मिल गए, और वही एयर पार्टिकल के साथ फिर वो फ्रेगनेंस जो है दूर दूर तक फैल जाता है। और इसलिए हम लोग कहीं पे बहुत दूर में भी खड़े हैं, उस रूम के दूसरे एंड पे, दूसरे छोर पे है, तो भी हम लोगों का उस बर्निंग इंसेंस स्टिक का स्मेल पहुंच जाता है। तो ये सब एक्टिविटी हम लोगों को समझा दिया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होता है, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। चौथा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्टिंग फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने घर में जब हाथ धोते हैं तो अपने हाथ को नल के नीचे ले जाते हैं, पानी ऑन करते हैं, तो क्या होता है पानी हम लोगों के हाथ से टकराता है और उसके बाद क्या होता है वो पानी बिखर जाता है। लेकिन फिर हाथ के नीचे वाले पार्ट में फिर देखते हैं कि वो पानी सब मिल गया। तो ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि पानी के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हाथ के नीचे जैसे पानी पहुंचता है फिर से वो मिल जाता है। दूसरा एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक चौक ले लेंगे, एक क्यूब ऑफ आइस ले लेंगे और नेल ले लेंगे, आयरन लोहे का कांटी, और तीनों को हम लोग बारी बारी से हैमर से यानी कि हथौड़ी से पीटेंगे। क्या देखेंगे हम लोग कि चौक को तोड़ना बहुत ही आसान है। आइस क्यूब को तोड़ने के लिए हम लोग को थोड़ी सी जोर की ज़रूरत पड़ती है, और आयरन नल को हम लोग कितनों भी फोर्स लगाते हैं उसको तोड़ने का कोशिश करते हैं, वो नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो इसमें बता दिया हम लोगों को, ये एक्टिविटी बता दिया कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में होता है जो एक दूसरे को आपस की ओर खींचता है। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन के बारे में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट 1827 में बताए थे। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कि पॉलन ग्रेन जो है पानी में डाल देते हैं तो वो बहुत ही जिगजैग मैनर में इधर उधर मूव करता रहता है। तो उन्होंने कहा कि जो मूवमेंट हो रहा है पॉलन ग्रेन में वाटर के पार्टिकल्स के कारण, वाटर पार्टिकल जो है बहुत छोटा है, उसको देखा नहीं जा सकता, वही जो है आके टकरा रहा है पॉलन पार्टिकल से जो कि विजिबल है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, और वही पॉलन पार्टिकल्स को मूवमेंट कर रहा है। तो इस मोशन का नाम जो दिया गया ब्राउनियन मोशन दिया गया साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन को ऑनर देने के लिए, क्योंकि उन्होंने ही इस मोशन के बारे में बताया था। और डेफिनेशन इसका होगा ब्राउनियन मोशन का, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन ए लिक्विड और गैस। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है रिजिड एंड फ्लूइड।
रिजिड मतलब होता है अनबेंडिंग, यानी जिसको बेंड नहीं किया जा सकता। इनफ्लेक्सिबल, जिसको मोड़ा नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल है स्पून। एक सॉलिड जो होता है वो रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर होता है। दूसरा होता है फ्लूइड। फ्लूइड मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो कि आसानी से फ्लो कर सकता है और उसको कोई कंटेनर या वेसल की ज़रूरत होती है रखने के लिए। एग्जाम्पल हो गया वाटर, एयर, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम लोग ये जानते हैं, बच्चे क्लास में पढ़ चुके हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होता है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के डायग्राम को। सॉलिड में हम लोग क्या देखेंगे कि द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड जो है फिक्स्ड शेप होता है ना, उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। उसको दाबने का कोशिश करेंगे तो दबाएगा नहीं जल्दी। क्यों? क्योंकि उसके इंटरमोलिकुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, है ना। सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है, वो फ्लो नहीं करता है और जिस कंटेनर में रखते हैं वो पूरे कंटेनर को पूरी तरह से नहीं भर सकता है। उसका अपना शेप होता है, अपना साइज़ होता है। लेकिन लिक्विड में हम लोग क्या देखेंगे, दूसरे डायग्राम को देख के आप समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और इसीलिए उसका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होता है सॉलिड से। और इसका जो होता है फिक्स्ड शेप नहीं होता। जिस बर्तन में डालते हैं, जैसे पानी को गिलास में डालेंगे, बोतल में डालेंगे, जिस बर्तन में डालेंगे उस बर्तन का शेप ले लेता है वो। इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि उसके भी इंटरमोलिकुलर स्पेसेस थोड़ा कम होते हैं। सॉलिड से ज़्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है। डेंसिटी जो होता है वो मॉडरेट होता है। लिक्विड्स आराम से फ्लो कर सकता है और जिस कंटेनर में रखते हैं वो कंटेनर को कभी पूरी तरह फिल नहीं करता है, जैसा कि गैसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट डायग्राम देखिए हम लोग, तीसरा गैस के बारे में। गैस में क्या देखेंगे हम लोग, गैसेस जो होते हैं उनका फिक्स्ड शेप नहीं होता है, उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता है। उसको कंप्रेस कर सकते हैं इजीली। क्यों फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है? क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है और डेंसिटी बहुत कम होता है, लो डेंसिटी होता है। ये बहुत आसानी से फ्लो कर सकता है। जिस कंटेनर में गैस को है वो पूरे कंटेनर को भर देता है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि सॉलिड अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का होता है। कुछ क्राइटेरिया है जो कि डिसाइड करता है कि कोई भी सब्सटेंस जो होगा वो सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा, है ना। उसके बारे में हम लोग फिर आगे देखेंगे। वो क्राइटेरिया 3 है मेनली। क्या है पहला क्राइटेरिया, स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि अगर सॉलिड होगा तो उसके इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत कम होंगे, बहुत कम, मिनिमम। और लिक्विड होगा तो उसमें थोड़ा ज़्यादा होगा और गैस जो होगा उसमें मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होता है। तो यानी अगर कोई सब्सटेंस है उसमें स्पेस बहुत कम है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, तो वो सॉलिड है। थोड़ा ज़्यादा है तो वो लिक्विड है, बहुत ज़्यादा है तो वो गैस है। दूसरा क्राइटेरिया होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, एक दूसरे को पकड़ने की ताकत, यानी कि पार्टिकल एक दूसरे को जिस ताकत से पकड़ के रखता है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है सॉलिड में, यानी कि सॉलिड बहुत अच्छे से एक दूसरे को पकड़ के रखता है। थोड़ा कमज़ोर होता है लिक्विड में और बहुत ही कमज़ोर होता है, एकदम नेग्लिजिबल नहीं के बराबर होता है गैसेस में। तीसरा क्राइटेरिया जो हम लोगों का है वो क्या है, द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चूँकि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगा, मिनिमम होगा। लिक्विड में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होता है और गैसेस में जो है मैक्सिमम होता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो वो गैस है, थोड़ा कम है तो लिक्विड है और एकदम नहीं के बराबर है तो वो सॉलिड है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो है, ये 3 क्राइटेरिया जो है, यही हेल्प करता है हम लोगों को डिसाइड करने में किसी भी पार्टिकल के बारे में कि वो पार्टिकल सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग।
तो डिफ्यूज़न क्या होता है, केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो चूँकि गैसेस के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है उसमें डिफ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल्स जो है बहुत स्पीड मूव कर रहा है, एक दूसरे से जल्दी मिक्स करने का उसके अंदर कैपेसिटी रहता है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है सॉलिड में मिनिमम होता है, इसीलिए उसके अंदर डिफ्यूज़न भी बहुत स्लो होता है। और हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाता है इंक्रीज़ करने पर टेम्परेचर, इसीलिए कोई भी सब्सटेंस का अगर डिफ्यूज़न ज़्यादा हो रहा है या ज़्यादा करना है तो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना होगा बाय हीटिंग। अब हम लोग आते हैं एग्जांपल पे, डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। तो चौक से हम टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए, 1-2 दिन छुट्टी हो गई स्कूल में, जब बाद में हम लोग जाते हैं उसको मिटाते हैं तो क्या होता है जल्दी नहीं मिटता। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि चौक पार्टिकल जो है ब्लैक बोर्ड पार्टिकल के साथ डिफ्यूज़ कर दिया गया है। तो ये एग्जाम्पल हो गया एक सॉलिड का दूसरे सॉलिड में डिफ्यूज़न। उसी तरह से 2 मेटल ब्लॉक्स को बाइंड कर दिया गया है ना, और टाइटली रख दिया गया अनडिस्टर्ब्ड कई सालों तक, तो क्या देखेगा मिलेगा कि वो दोनों ब्लॉक्स ऑफ मेटल जो है वो भी क्या करते हैं, डिफ्यूज़ कर जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफ्यूज़न इन लिक्विड्स, जैसे सॉल्ट, शुगर, इस सबको हम लोग पानी में जब डाल देंगे 1 चम्मच 2 चम्मच, उसके बाद अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे कुछ मिनट्स तक या घंटों तक, तो क्या देखेंगे अपने आप वो पानी में वो नमक या चीनी जो है गायब हो गया। तो कैसे हुआ ये सॉलिड जो है डिज़ोल्व कर गया लिक्विड में, यानी कि डिफ्यूज़ कर गया। तो ये क्या हुआ, डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा जो है डिफ्यूज़न ऑफ गैस इन गैस। मम्मी जो है खाना बना रही है किचन में, कोई बढ़िया खाना बन, अच्छा स्मेल हो रहा है, हम लोग दूर में दूसरे रूम में हैं, फिर भी उसका स्मेल को हम लोग फूड के स्मेल को फील कर पाते हैं, सूंघ पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं। कैसे हो रहा है, वो हॉट गैसेस जो रिलीज़ हो रहे हैं फूड में से, वो क्या हो रहा है, मिक्स कर रहा है एयर से, और वही एयर जो हम लोगों तक पहुंच रहा है, तो हम लोग उस फूड के स्मेल को भी स्मेल कर पा रहे हैं। स्मोक ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक जो होता है वो भी इसी तरह से डिफ्यूज्ड हो करके एयर में वो हम लोगों तक पहुंचता है। फिर आगे अब हम लोग देखते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ गैसेज जो है डिपेंड करता है डेंसिटी पे, गैसेस के डेंसिटी पे। अगर डेंसिटी जितना कम रहेगा वो इतना जल्दी घुलेगा, एक दूसरे से मिलेगा, है ना। इस तरह से रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है ऑफ गैसेस डिपेंड करता है उसके डेंसिटी पे। नेक्स्ट है द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इन लिक्विड, वो जो होता है वो ज़्यादा होता है सॉलिड्स के कंपैरिजन में, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं ज़्यादा लिक्विड में, इसलिए डिफ्यूज़न होने में आराम होता है। और डिफ्यूज़न ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस इनटू अनदर सॉलिड सब्सटेंस वो स्लो होता है। ऐसा बात नहीं कि नहीं होता है, स्लो होता है। लोग समझते हैं कि डिफ्यूज़न नहीं होता है एक सॉलिड का दूसरे सॉलिड में, लेकिन ऐसा नहीं है। डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड होता है, लेकिन वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेसेस कम होते हैं, सॉलिड को सॉलिड में डिफ्यूज़ करने में समय लग जाता है। डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस का एग्जांपल हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। इस डायग्राम को देखिए, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें क्या करेंगे, ब्रोमीन वेपर ले लेंगे। दूसरा एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें एयर ले लेंगे। तो ब्रोमीन वेपर जो होता है रेड ब्राउन कलर का गैस होता है, और एयर जो होगा वो कलरलेस होगा। तो रेड ब्रोमीन वाले वेपर वाले टेस्ट ट्यूब पर हम लोग क्या करेंगे, कलरलेस एयर वाले टेस्ट ट्यूब को पलट देंगे। उसके बाद थोड़ी देर छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों टेस्ट ट्यूब में रेड ब्राउन कलर दिख रहा है। ये ऐसा कैसे हुआ, दोनों गैसेस जो हैं एक दूसरे में डिफ्यूज़ कर गए हैं। सो बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ द गैसेस ऐसा हो रहा है कि ऊपर वाले कलरलेस पार्ट में भी हम लोगों को रेड ब्राउन कलर दिख रहा है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है ये हम लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है वो केल्विन है। लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही ये स्केल को इन्वेंट किया था, इसीलिए उन्हीं को ऑनर देने के लिए केल्विन इसका यूनिट रखा गया। हम लोग को डे टू डे यूज़ होने वाला जो यूनिट वो है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एंडर्स सेल्सियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस स्केल को डिवाइस किया था, इसीलिए डिग्री सेल्सियस
और दूसरा है डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, उन्होंने ही डिवाइस किया था इस स्केल को, इसीलिए उनको ऑनर देने के लिए इसका डिग्री फ़ारेनहाइट जो है यूनिट है। फिर हम लोग आते हैं फार्मूला पे। K इज़ इक्वल टू 273 प्लस डिग्री C, ये है फार्मूला टेम्परेचर को कन्वर्ट करने का केल्विन से डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस से केल्विन में। और C/5 इज़ इक्वल टू F माइनस 32/9, ये है फार्मूला टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। किसी भी मैटर के स्टेट को बदला जा सकता है दो तरीक़ा से, या तो उसके टेम्परेचर को बदल करके या फिर उसके प्रेशर को बदल करके। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैसे टेम्परेचर के बदलने से स्टेट बदलता है, फिर बाद में पढ़ेंगे प्रेशर के चेंज से कैसे चेंज इन स्टेट होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे सॉलिड से लिक्विड वाला केस को। तो कोई भी मैटर सॉलिड स्टेट में अगर है तो उसके टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज़ करते हैं। तो इंक्रीज़ करने से क्या होता है, उसके अंदर का काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है तो पार्टिकल्स जो होते हैं इधर उधर भागने लगते हैं बहुत स्पीड से, और वो एनर्जी जो सप्लाई किया गया है हीट के रूप में, उसके कारण क्या होता है, पार्टिकल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम पड़ने लगता है, यानी कमज़ोर पड़ने लगता है। और फिर पार्टिकल्स क्या होता है, अपना फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ देता है और इधर उधर फ्रीली मूव करने लगता है, और धीरे धीरे एक ऐसा स्टेट अटेंड हो जाता है जब क्या होता है, सॉलिड जो होता है लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड में बदलता है, लिक्विड गैस में, गैस सॉलिड में ना, फिर सॉलिड गैस में बदलता है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में बदल जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। प्योर आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, और मेल्टिंग को हम लोग फ्यूज़न के नाम से भी जानते हैं। फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है लिक्विड से गैस में बदलता है जो मैटर, उसके बारे में। तो जब लिक्विड गैस में बदलता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि लिक्विड अगर है उसको हीट करते हैं तो फिर वो भी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, और इस तरह से उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी बहुत स्पीड में इधर उधर भागने लगेंगे। और एक समय ऐसा आएगा जबकि ये भी अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म कर लेगा, यानी कि कम कर लेगा, पूरी तरह से ख़त्म नहीं करता, कम कर लेता है, और इस तरह से अपनी पोजीशन से इधर उधर भागने लगता है, और स्लोली वो क्या करता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में बदल जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड बॉयल करता है और रैपिडली चेंज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिक्विड स्टेट में, उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस होता है, और प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग को हम लोग वेपोराइजेशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, वो है गैस से लिक्विड में। तो सॉलिड से लिक्विड में बदल सकता है, लिक्विड से गैस में, तो गैस से लिक्विड में बदलेगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जब सॉलिड से लिक्विड में बदलना है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, लिक्विड से गैस में बदलना है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं। और अब हम लोग देखेंगे जब गैस से लिक्विड में बदलना है तो हम लोग को टेम्परेचर डिक्रीज़ करना होगा, कम करना होगा। उससे क्या होगा, जब टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, यानी पार्टिकल्स धीरे धीरे मूव करने लगेगा, यानी कि पार्टिकल्स और क्लोज़र आ जाएगा। जब पार्टिकल्स क्लोज़र आ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और इस तरह से क्या होगा, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर जो गैसेस स्टेट में है वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए वेपर टू ए लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन।
और कंडेंसेशन जो है बॉइलिंग का उल्टा है, क्योंकि बॉइलिंग में क्या होता है, कोई भी लिक्विड गैस में बदलता है, वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, वहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। अब यहाँ कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर घटा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, और कोई भी सब्सटेंस गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदल रहा है। तो बॉइलिंग का डेफिनेशन क्या कहते हैं हम लोग, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू ए गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। चौथा टाइप हम लोग देखेंगे लिक्विड को सॉलिड में बदलना। तो जब किसी लिक्विड को हम लोग को सॉलिड में बदलना रहेगा तो और कूल करेंगे, टेम्परेचर यहाँ और कम करेंगे। जो सॉलिड से लिक्विड में बदल रहे हैं तो क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे। अब लिक्विड से सॉलिड में बदलना है तो क्या करेंगे, कूल करेंगे, यानी कि टेम्परेचर को कम करेंगे। तो उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और कम होगा, यानी कि पार्टिकल्स और क्लोजर आएंगे, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। तो इस समय चूंकि लिक्विड लिए हुए है, तो लिक्विड का जब काइनेटिक एनर्जी घटेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो वो किस रूप में बदल जाएगा, वो इस बार सॉलिड स्टेट में बदल जाएगा। यानी कि एक समय आएगा जब उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और लिक्विड जो है फ्रीज कर जाएगा और वो बदल जाएगा सॉलिड स्टेट में। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। तो फ्रीजिंग का डेफिनेशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू ए सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग मेल्टिंग का उल्टा हो गया, क्योंकि मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड को हम लोग पिघला करके लिक्विड में बदलते हैं, और फ्रीजिंग में क्या करते हैं, लिक्विड को सॉलिड में बदलते हैं। तो मेल्टिंग का डेफिनेशन हम लोग क्या कहेंगे, द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड चेंजेस इनटू ए लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग, और इसी को हम लोग फ्यूज़न भी कहते हैं। जो हम लोग एक्टिविटी पढ़ेंगे, जो अलग अलग स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ें, उसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, एक बीकर ले लेंगे, उसमें क्रस्ड आइस पीसेस ले लेंगे या आइस क्यूब्स ले लेंगे, और उसके बाद उसमें एक थर्मोमीटर डाल देंगे, उसके बाद एक ग्लास स्टीरर रख देंगे, और उसको ले आ करके क्या करेंगे, एक ट्राइपॉड स्टैंड पर रख देंगे, उसके नीचे बुनसन बर्नर लगा देंगे, और ये अरेंजमेंट को हम लोग इस ढंग से स्टैंड पे आयरन स्टैंड से लगा कर रख देंगे, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। उसके बाद बुनसन बर्नर को जला देंगे। बुनसन बर्नर को जब हम जलाएंगे तो क्या देखेंगे कि टेम्परेचर जो स्टार्टिंग में था रीडिंग थर्मोमीटर का, वो 0 डिग्री था, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं, टेम्परेचर का रीडिंग जो है 0 डिग्री ही शो कर रहा है। कुछ देर के बाद हम लोग देखेंगे अभी भी टेम्परेचर 0 डिग्री है, और आधा से बेसी जो है बर्फ़ पिघल गया है, आइस मेल्ट कर गया, वाटर में कन्वर्टेड हो गया है। फिर हम लोग हीट करना कंटिन्यू ही रखेंगे, टेम्परेचर को देखते रहेंगे, अभी भी हम लोग 0 डिग्री ही देखेंगे, और हीट करेंगे। कुछ समय के बाद क्या होगा, पूरा बर्फ़ जो है बदल गया है पानी में, और अभी टेम्परेचर जो देख रहे हैं वो भी 0 डिग्री ही है। ऐसा क्यों होता है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इतना देर जो हीट गया, इतना देर हम लोग हीट दिए, वो हीट कहाँ गया, है ना। हीट करना हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। फिर क्या देखेंगे कि वही जो है थर्मोमीटर रीडिंग अब थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज़ करता हुआ शो कर रहा है। टेम्परेचर 0 से आगे बढ़ेगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, है ना, और 60, 70, 80, 90, 100, जैसे टेम्परेचर का रीडिंग हम 100 देखेंगे हो गया है, उसके बाद हम देखेंगे ये पानी जो है पूरा उबलने लगा है, और ये जो है धीरे धीरे क्या कर रहा है, भाप में बदल रहा है, और बहुत ज़्यादा भाप बनता हुआ हम लोग देखेंगे, और वो वाटर जो है वाटर वेपर में बदल रहा है। तो पहले क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड में बदला, बर्फ़ था, आइस, सॉलिड, लिक्विड में बदला। अब लिक्विड में क्या हो रहा है, वेपर में बदल रहा है। तो वेपर में जो बदल रहा है उस समय क्या टेम्परेचर है, 100 डिग्री, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उसी पे ऐसा हो रहा है। हम लोग हीट करते जाएंगे लेकिन टेम्परेचर रीडिंग नहीं बदलेगा। क्या होगा, वो 100 का 100 ही शो करेगा, लेकिन ये वाटर जो है वेपर में बदलता जा रहा है, धीरे धीरे पूरा पानी ख़त्म होने लगेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे हीटिंग को। उसके बाद हम लोग क्या नोटिस करेंगे, टेम्परेचर को फिर नोटिस करेंगे, एक बार देखेंगे, फिर अभी भी टेम्परेचर जो रीडिंग है वो शो कर रहा है हमारा कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इतना देर जो हम लोग हीट सप्लाई किए तो वो कहाँ गया, इसका टेम्परेचर क्यों नहीं बदला। दो एक्टिविटी हम लोग की, दोनों में देखें कि टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, तो हम लोग ये कंक्लूजन करते हैं कि जब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होता है तो उस समय टेम्परेचर नहीं बदलता है।
तो वो हीट जो दे रहे हैं वो उसको क्या कहेंगे, छिपा हुआ हीट, हिडन हीट। क्यों? क्योंकि वो हीट का हम लोग देख नहीं पा रहे हैं कहाँ पे उसका रिजल्ट हो रहा है। हाँ, वो हम लोग इस तरह से समझेंगे कि वो हीट जो है क्या कर रहा है, उसको स्टेट के बदलने में यूज़ हो रहा है। तो वो जो छिपा हुआ हीट है उसको हम लोग साइंस में लैटेंट हीट कहते हैं। तो द लैटेंट हीट का डेफिनेशन क्या होगा, द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, है ना, उसको हम लोग कहते हैं लैटेंट हीट। वर्ड लैटेंट कहाँ से आया, हिडन। हिडन मतलब क्या होता है, छिपा हुआ। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि लैटेंट हीट जो होता है वो दो तरह का होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो पहले जो हम लोग देख रहे थे सॉलिड से लिक्विड में जो बदल रहा है, उस समय जो हीट हम दिए जा रहे हैं, सप्लाई किए जा रहे हैं, उस हीट को हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, क्योंकि वो फ्यूज कर रहा था, वो बदल रहा था सॉलिड से लिक्विड में। डेफिनेशन क्या होगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक्सपेरिमेंट्स करके हमारे साइंटिस्ट लोग ये पता लगा पाए हैं कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो होता है वो 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स होता है। पर कहने का ये मतलब हुआ कि अगर 1 किलो बर्फ़ को हम 1 किलो पानी में बदलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसको हमको कितना हीट सप्लाई करना होगा, 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स ऑफ एनर्जी सप्लाई करना होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग लिक्विड से गैस में बदल रहे थे, वेपर में बदल रहे थे, उन हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे, क्योंकि वो हीट जो हो रहा था वेपर में बदलने के काम में आ रहा था। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का डेफिनेशन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए लिक्विड इनटू ए गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हमारे साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट्स करके ये बता पाए हैं कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ प्योर वाटर जो होता है वो 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स होता है। कहने का ये मतलब हुआ कि 1 kg वाटर को अगर हम 1 किलो वेपर में बदलना चाहेंगे तो हमको 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ ये पाया गया है कि अगर हम किसी चीज़ को ठंडा करना चाहते हैं, कोई लिक्विड को मान लीजिए, तो हमको ये बेटर होता है अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस वाले आइस को ले उसको ठंडा करने के लिए, ना कि 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वाटर से आइस में बदलने के लिए क्या होगा, उसको 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स ऑफ एनर्जी निकालना पड़ेगा, तभी ना वो आइस में बदलेगा। इसीलिए आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा वो ज़्यादा ठंडा होता है एट वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से ये पाया गया है कि अगर हमारा हाथ या बॉडी का कोई भी पार्ट बर्न हो जाता है स्टीम के कारण, तो वो ज़्यादा सीवियर होता है इन कंपैरिजन टू बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि वाटर से जब वेपर में बदल रहा है, स्टीम में बदल रहा है, तो वो 1 किलो वाटर को 1 किलो वेपर में बदलने के लिए 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स ऑफ ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ी थी, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब किया था। यानी कि स्टीम जो होता है उसमें हीट एनर्जी जो होता है बॉइलिंग वाटर से कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसीलिए जब वो बर्निंग करेगा तो हम लोग को ज़्यादा पेनफुल होता है, ज़्यादा सीवियर होता है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है सब्लिमेशन। तो क्या देखें हम लोग, सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड को गैस में, गैस को हम लोग बदल सकते हैं लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड को डायरेक्टली जो चेंज करते हैं गैस में, या गैस को जो डायरेक्टली बदलते हैं हम लोग सॉलिड में, उसके बारे में। तो इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। कुछ जगह बुक में हम लोग ये भी देखते हैं कि कुछ अलग नाम दिया गया है इसको, जो वेपर को हम लोग बदलते हैं डायरेक्टली सॉलिड में, सॉलिड को डायरेक्टली जो वेपर में बदल रहे हैं उसको सब्लिमेशन ही कहा गया है। लेकिन कहीं कहीं पे कुछ ऑथर्स लोग, साइंटिस्ट लोग हम देखते हैं उसको अलग नाम देते हैं, उसका नाम देते हैं डिपोजिशन। तो हम लोग वो भी कह सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन ज़्यादातर में हम लोग पाते हैं कि दोनों केसेस को सब्लिमेशन ही कहा गया है। सॉलिड को बदलना डायरेक्टली गैस में, इस प्रोसेस को भी सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस को कन्वर्ट करना सॉलिड में, इसको भी सब्लिमेशन कहते हैं। हम लोग के घर में
कपूर होता है, नेप्थलीन बॉल होता है, ये सब हम लोग रखते हैं। कपड़ा में अपने डालते हैं नेप्थलीन बॉल्स को, कुछ दिन के बाद देखते हैं क्या है कि वो छोटा हो गया। नेप्थलीन बॉल क्या करता है, कीड़ा को मारता है, यानी कपड़ा में कीड़ा नहीं होने देता है। तो ये नेप्थलीन बॉल क्या हो रहा है, डायरेक्टली वेपर में बदलता है और वो इसीलिए छोटा हो जाता है कुछ दिन के बाद। तो जो कॉमन सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन अंडरगो करता है उसको हम लोग अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, कैम्फर है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदलता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक्टिविटी सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड को समझने के लिए। क्या करते हैं हम लोग, कुछ अमोनियम क्लोराइड ले लेंगे चाइना डिश में और उसको चाइना डिश को रख देंगे ट्राइपॉड स्टैंड पर, जैसा कि नेक्स्ट पेज में डायग्राम में दिखाया गया है। और उस ट्राइपॉड स्टैंड और चाइना डिश के बीच में वायर गॉज रख देंगे, क्योंकि डायरेक्टली अगर हीट करते हैं तो चाइना डिश फट भी सकता है, इसीलिए वायर गॉज बीच में रख देते हैं। तो नीचे में ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे में बंशन बर्नर रख देते हैं और उस चाइना डिश को हम लोग कवर कर देते हैं एक इन्वर्टेड गिलास फनल से। और उस गिलास फनल के ओपन माउथ पर ऊपर वाले में कॉटन प्लग, थोड़ा सा कॉटन रुई डाल देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जब अमोनियम क्लोराइड वेपर में बदलेगा तो वो बाहर नहीं निकल जाएगा, इसीलिए मुंह पर कॉटन प्लग डाल देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, बुनसन बर्नर को ऑन कर देंगे, यानी जला देंगे। अच्छा, उसको जलाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले अंदर देख लेंगे कि इन्वर्टेड फनल जो था उसके अंदर कहीं कुछ नहीं था। हीट जब करते हैं तो क्या देखते हैं कि वो अमोनियम क्लोराइड धीरे धीरे वेपर में बदल रहा है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है। वो ऊपर जाता है तो ऊपर अंदर जा कर के फनल से टकराता है और फनल के अंदर सरफेसेस पे, अंदर वाले सरफेसेस पे अटैच हो जाता है, ठंडा हो जाता है और वहीं पे चिपक के रह जाता है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा देर के बाद, ऐसा प्रोसेस के बाद हम लोग हीट करना रोक देंगे। उसके बाद ठंडा होने देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड फनल को उठाएंगे और फिर अंदर झांक कर देखेंगे। क्या देखेंगे कि उसके अंडर सरफेसेस में क्या है, किस अमोनियम क्लोराइड चिपका हुआ नज़र आ रहा है सॉलिड स्टेट में। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन हुआ। डायरेक्टली सॉलिड अमोनियम क्लोराइड जो हम लोग चाइना डिश पर लिए थे वो डायरेक्टली क्या किया, बदल गया वेपर में और वो जा कर के ऊपर अमोनियम क्लोराइड के अंदर वाले सरफेसेस पे चिपक गया। सॉरी, अमोनियम क्लोराइड के सरफेसेस पे नहीं चिपक गया, अमोनियम क्लोराइड इन्वर्टेड ग्लास फनल के अंडर सरफेसेस पे अंदर वाले भाग में चिपक जाता है। तो हम लोग क्या देखें कि सॉलिड बदला डायरेक्टली वेपर में और फिर वेपर ठंडा होकर के डायरेक्टली बदल गया सॉलिड में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। और अभी हम लोग पढ़ लिए सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड के बारे में। हम लोग पहले पढ़े थे कि किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को बदला जा सकता है दो तरीक़ा से, उसके टेम्परेचर को चेंज करके या प्रेशर को चेंज करके। तो हम लोग एक टॉपिक तो पढ़ लिए टेम्परेचर वाला, अब स्टार्ट करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। गैस को हम लोग लिक्विड में बदल सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके, यानी कि प्रेशर हाई कर देंगे और टेम्परेचर कम कर देंगे। इससे क्या होता है कि उस गैस के अंदर जो स्पेसेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में वो कम हो जाते हैं, यानी कि पार्टिकल्स क्लोज़र आ जाता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, है ना। ये कहने का मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी घट जाता है और पार्टिकल्स और नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करने लगते हैं और इस तरह से क्या होता है, वो गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। इसका एग्ज़ाम्पल हम लोगों के घर में है, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर आता है जिसको हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। तो वो गैस है, लेकिन क्या है, उसको हाई प्रेशर के अंदर सिलेंडर के अंदर भरा गया है अंडर एप्लीकेशन ऑफ हाई प्रेशर और उसको लिक्विड फॉर्म में बदल दिया गया है। इसीलिए जब आप सिलेंडर को अगर हिलाइएगा तो लगेगा ऐसा जैसे कि उसके अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, वो तो गैस है। तो जब उसका हम लोग रेगुलेटर को ऑन करते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है और वही फिर गैस जो है जो उसमें लिक्विड के फॉर्म में है वो गैसियस फॉर्म में फिर बदल के हमारे
वो गैस चूल्हा तक पहुंचता है। दूसरा एग्जांपल हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं कि पेशेंट्स वगैरह को ऑक्सीजन सिलेंडर से क्या किया था, ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। तो उस सिलेंडर में जो ऑक्सीजन जो होता है वो कैसा होता है, वो कंप्रेस्ड फॉर्म में रहता है ना। तो वो जो है लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन है। तो तीसरा हम लोग देख सकते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो दिल्ली वगैरह और दूसरे बड़े बड़े शहरों में हम लोग देखते हैं सीएनजी की बसें चलती है। तो वो सीएनजी क्या है, वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी नेचुरल गैस को क्या किया जाता है, लिक्विड स्टेट में बदल करके वो सिलेंडर में बसें में सप्लाई की जाती है और बसें जो है उसी से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्टोर करते हैं हम लोग हाई प्रेशर में, तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में। इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। क्यों ड्राई आइस कहते हैं, क्योंकि जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है, एयर में एक्सपोज होने के बाद डायरेक्टली वो वेपर में बदल जाता है। जैसे कि बर्फ़ होता है, वो पिघलता है तो लिक्विड में बदलता है, वेट स्टेज में आता है, भीजा स्टेज में होता है। लेकिन ये भीजा नहीं होगा, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाता है, इसीलिए इसको हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। नेक्स्ट है कि जब हम लोग एक स्लैब ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और उसको क्या करेंगे, एयर में एक्सपोज कर देंगे, तो क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो घट जाता है और वो प्रेशर घट करके नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है और फिर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसके बाद वो क्या होता है, चेंज करने लगता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ किया जाता है डीप फ्रीज में, है ना, आइस को कोल्ड रखने के लिए, या स्टेज वगैरह पे जहाँ प्रोग्राम होता है फिल्मी दुनिया वगैरह या सीरियल्स वगैरह में, तो वहाँ क्या होता है, स्पेशल तरह का इफ़ेक्ट स्टेज पे क्रिएट करने के लिए भी इस तरह के सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है, ये 2 चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करता है कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड में रहेगा कि लिक्विड में रहेगा कि गैस स्टेट में रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोगों का है एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर और गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। एवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सरफेस ऊपरी ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए मम्मी कपड़ा पसार रही है, ठीक है ना, एक कपड़ा भूल गई पसारना, उसको फैला करके देना, नहीं उसी तरह समेटा हुआ रह गया, तो क्या देखते हैं, ऊपरी ऊपर सूख गया कपड़ा लेकिन अंदर जो है भीजा रहता है। तो सरफेस बाय सरफेस जो होता है वहाँ से एवापोरेशन होता है। लेकिन बॉइलिंग जो है वो क्या है, एक बल्क फिनोमिनन, यानी कि पूरे अंदर से होता है। जब मम्मी चाय बना रही होती है, आप देखे होंगे, ये क्या करती है, पानी को उबालती है ना, तो क्या होता है, वो पूरा पानी धीरे धीरे हीट होता है और पूरा पानी खौलता है। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर वाला या नीचे वाला गर्म हो गया है, बस नहीं, नीचे से हीट होता है तो पूरा एकदम खौल जाता है, यानी ये बल्क फिनोमिनन इसको कहते हैं। हम लोग के डे टू डे लाइफ में बहुत सारा एग्जाम्पल है जहाँ एवापोरेशन का देखेंगे। जैसे कि कपड़ा का सूखना हो गया, एवापोरेशन से होता है। बहुत सारे लोग अपने घर के बाहर में गर्मी के दिनों में पानी छिड़कते हैं ताकि वहाँ पे कंफर्टेबल फील हो, या जो लोग छत पर सोते हैं वो लोग क्या करते हैं, शाम में अपने छत पे पानी छीट देते हैं, धो देते हैं। उससे क्या होता है, हीट, छत के हीट को लेकर के वो वाटर जो है एवापोरेट कर जाता है और छत को कूल कर देता है, और उससे क्या होता है, लोग जो है आराम से उस पर सो पाते हैं। जो हम लोगों का पसीना सूखता है, हम लोग देखते हैं कि समर के दिनों में जिन लोगों के पास फ्रीज न है, या गांव देहात में या रोड किनारे देखते हैं आने जाने वालों के लिए पानी रखा रहता है पीने के लिए अर्थिन पॉट में। तो समर डेज़ में क्या होता है, अर्थिन पॉट में, ये पिक्चर में जैसा कि आप डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम में दिखा रहा है कि वो क्या है, पानी रखा गया, वो पानी जो क्या होता है, ठंडा हो जाता है ना, कूल हो जाता है। तो कैसे होता है उसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ये पानी को, ठंडा पानी को लोग पीते हैं। नेक्स्ट है कि जब हम लोग एसीटोन को, यानी कि नेल पॉलिश को हटाने वाला को अपने पाम पे रखेंगे, या स्प्रिट को हम लोग क्या करते हैं, अपने पाम पे रखते हैं, वो स्प्रिट जब उड़ता है या एसीटोन उड़ता है तो हम लोग को वहाँ पे ठंडक महसूस होती है, वी फील कूल एट दैट प्लेस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो एसीटोन हुआ या स्प्रिट जो हुआ हमारे पाम से हीट ले करके वो एवापोरेट कर जाता है और वहाँ पे क्या करता है, टेम्परेचर कम कर देता है। इस तरह से हम लोगों को कूलिंग इफेक्ट वहाँ पे महसूस होता है।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवापोरेशन, यानी कि कौन कौन से फैक्टर पे एवापोरेशन का रेट डिपेंड करता है। तो मेनली हम लोग 4 फैक्टर को पढ़ते हैं, है ना। तो एक नंबर में देखेंगे जैसे हम लोग इंक्रीज इन सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहेगा उतना जल्दी एवापोरेशन होगा। यानी कि मान लीजिए एक शर्ट है, उसको समेट कर इसी तरह धूप में रख दीजिए, वो सूखने में बहुत समय ले लेगा। उसी शर्ट को क्या कीजिए, फैला कर रख दीजिए, तो क्या होगा, वो जल्दी सूख जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि एक गिलास पानी को एक प्लेट में ढाल के रख दीजिए और एक गिलास पानी को एक गिलास में ही रखिए, तो क्या देखिएगा, पहले प्लेट वाला पानी जो है वो जल्दी सूख जाता है, एवापोरेट कर जाता है इन कंपैरिजन टू द ग्लास ऑफ वाटर। यानी कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो एवापोरेशन भी जल्दी जल्दी होगा। जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, जिस दिन ज़्यादा सनशाइन ब्राइटली हो रहा है, तो उस समय क्या होता है, कपड़ा सूखने हम लोग देते हैं, जल्दी एवापोरेट कर जाता है पानी और कपड़ा जल्दी सूख जाता है। जिस दिन सन उतना ब्राइटली नहीं शाइन कर रहा है, या मान लीजिए ठंडे का दिन है, टेम्परेचर उतना हाई नहीं रहता है, उस समय देखते हैं कपड़ा सूखने में कितना दिक्कत होती है, कपड़ा हम लोगों का जल्दी नहीं सूखता। इसी तरह का बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर ज़्यादा रहने से क्या होता है, रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर कम रहने से रेट ऑफ एवापोरेशन कम हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, है ना, थर्ड है ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी फैक्टर है। तो अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है एयर में, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो रेनी सीजन में क्या देखते हैं हम लोग, वाटर वेपर प्रेजेंट ज़्यादा रहता है, उस समय क्या होता है, रेट ऑफ एवापोरेशन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले से एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, तो और वाटर वेपर कहाँ से जाएगा, इसीलिए रेट ऑफ एवापोरेशन कम होता है। लेकिन गर्मी के दिनों में जब हाई टेम्परेचर रहता है और उस समय वाटर वेपर का प्रेजेंस भी जो है एटमॉस्फेयर में कम होता है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उस समय क्या होता है, रेट ऑफ एवापोरेशन जल्दी होता है। रेनी सीजन आवर क्लोथ्स टेक मच टाइम इन ड्राइंग ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। चौथा जो हम लोगों का वो क्या है, विंड स्पीड। जब तेज़ हवा चलती रहती है तो उस समय क्या होता है, हम लोग का कपड़ा जल्दी सूख जाता है ना। या अब एक प्लेट पानी रख दीजिए और पंखा के अंदर चला करके देखिए जल्दी सूख जाएगा, और बिना पंखा को ऑन किए हुआ आप एक प्लेट पानी रख दीजिए, देखिए कितना समय लगता है सूखने में। इस तरह से क्या हो रहा है, रेट ऑफ एवापोरेशन जो है इंक्रीज़ कर रहा है विद बाय इंक्रीजिंग द विंड स्पीड ना। अब हम लोग देखेंगे एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। ऐसे एग्जांपल्स ऑफ कूलिंग ऑफ एवापोरेशन हम लोग देख चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से देखते हैं थोड़ा सा, कि जब स्पिरिट को, यानी कि हम लोग अपने पाम पे रखते हैं, या नेल रिमूवर को हम लोग देखे थे एसीटोन को, तो वो उड़ता है तो क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट करता है। कैसे करता है कि वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेता है हमारे पाम से, हमारे हथेली से, और वो उड़ता है तो वहाँ पर के टेम्परेचर को कम कर देता है, इस तरह से कूलिंग इफेक्ट कर देता है। दूसरा एग्जांपल वाटर वाला, अर्थिन पॉट वाला भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो उसमें क्या होता है, अर्थिन पॉट में छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना, उन छेद से क्या होता है, पानी बाहर आता है। वही वाटर जो बाहर आ रहा है वो हीट लेता है। कौन सा हीट लेता है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कहाँ से लेता है वो पानी कहाँ से लेता है, वो अर्थिन पॉट से ले रहा है हीट को, और बाकी जो पानी अंदर में उससे ले रहा है, उससे हीट ले करके ये जो है पानी उड़ जा रहा है, जो पोर्स, माइन्यूट टाइनी पोर्स के थ्रू बाहर सीप करता है, और इस तरह से क्या करता है, वो जो आपका अर्थिन पॉट के अंदर के पानी को वो कूल कर देता है। वो विलेज वाला या घर के बाहर में या छत पे जो लोग पानी स्प्रिंकल करते हैं उसके बारे में पहले समझा चुका हूँ। और दूसरा, हम लोग को जो फिज़िकल एक्सरसाइज जब करते हैं तो बहुत पसीना हम लोग को निकलता है, लेकिन उसके बाद जाकर पंखा में बैठ जाते हैं तो फिर कंफर्टेबल होता है, फील होता है, कूल फील होता है। क्यों? क्योंकि वो जो पसीना होता है जो उड़ता जो है वो हमारे बॉडी से हीट लेकर के उड़ता है, और इस तरह से हम लोग को कूलिंग इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब कॉटन क्लॉथ पहनते हैं तो हम लोग को कंफर्टेबल फील होता है। क्यों कंफर्टेबल फील होता है, हॉट समर डेज में स्पेशली। तो क्यों होता है, क्योंकि कॉटन क्लॉथ जो है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है, यानी कि हमारे पसीना को अच्छे से सोख लेता है। वो पसीना को सोख ले रहा है और वो भीग जा रहा है, और हीट से वो क्या हो रहा है, एवापोरेट कर जा रहा है, और इस तरह से क्या हो रहा है, हम लोग को कंफर्टेबल फील करा रहा है। एक डेजर्ट कूलर जो है बेटर कूल करता है हॉट और ड्राई डे में। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होता है, और ड्राइनेस ऑफ एयर है, इसका मतलब लो ह्यूमिडिटी है, तो उस समय भी क्या होता है,
रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा आता है। तो दोनों कंडीशन है यहाँ पर, हाई टेम्परेचर भी है और ड्राइनेस ऑफ एयर भी है ना। तो ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर, जिस प्रिंसिपल पे कि ये डेजर्ट कूलर बना होता है, डेजर्ट रूम कूलर क्या करता है, अच्छे से कूल करता है ना। रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है ना, और इस तरह से हम लोगों को डेजर्ट कूलर जो अच्छे से फंक्शन करता है और हम लोगों को कंफर्टेबल फील कराता है। नेक्स्ट हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे ये समझने के लिए कि एयर में वाटर वेपर होता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टील का टम्बलर या ग्लास का टम्बलर ले लेंगे, एक स्टील टम्बलर या एक गिलास ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे, कुछ वेल क्रश्ड आइस यानी कि अच्छे से चूरा हुआ आइस को रख देंगे, है ना। तो उसके बाद हम लोग उस गिलास को बाहर से साफ़ कपड़ा से, अच्छे से सूखा कपड़ा से पोंछ देंगे कि ताकि उसके बाहर के सरफेस में पूरा सूखा हो जाए। उसके बाद उसको हम लोग अनडिस्टर्ब्ड जो है कुछ समय तक, लगभग 5 मिनट तक छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम लोग क्या देखेंगे, उस गिलास के बाहर में कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर दिखता है। तो ऐसा कैसे हो रहा है, क्या वो गिलास टूट गया है, फट गया है, उससे लीक हो रहा है? नहीं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस गिलास के अराउंड में जो हवा है उसमें जो है क्या है, वाटर वेपर है। जब वो हवा जो है क्लोज कांटेक्ट में आ रहा है गिलास के, तो वो वाटर वेपर जो उसमें है वो कोल्ड आइस के कारण ठंडा हो जाता है और वही वाटर वेपर कूल हो करके ड्रॉप्स ऑफ वाटर बन करके उस गिलास के बाहर में चिपक जाता है। When these water vapor come in contact with the cold outside surface of the tumbler, they condense to form tiny drops of water. तो इस तरह से हम लोग को ये एक्टिविटी समझा दिया कि वाटर वेपर जो होता है एयर में प्रेजेंट है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चौथा अब हम लोग पढ़ेंगे, इसका नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा को जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा गया है। प्लाज्मा जो होता है वो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स जो होते हैं आयोन्स के रूप में, उसी को हम लोग कहते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब हुआ, नियॉन साइन बल्ब हुआ, इस समय प्लाज्मा होता है। एक नियॉन साइन बल्ब में नियॉन गैस होता है और फ्लोरेसेंट ट्यूब में हीलियम गैस होता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है गैस से तो क्या होता है, वो आयोनाइज्ड हो जाता है, चार्ज हो जाता है और प्लाज्मा बना देता है। यही प्लाज्मा जो है या फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर है या नियॉन गैस के नियॉन साइन बल्ब के अंदर है, वो क्या करता है, उसको ग्लो कराता है। सन हुआ, स्टार्स हुआ, उन सब के अंदर हाई टेम्परेचर है और उसी हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है, प्लाज्मा का वहाँ क्रिएशन हो जाता है, यानी आयोनाइज्ड गैसेस का, और इसी कारण से वो सन और स्टार्स जो है ग्लो करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। 1920 में हमारे इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बसु है ना कुछ कैलकुलेशन किए थे और बताए थे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, और इस कैलकुलेशन के आधार पे अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो बताएं कि मैटर का जो एक फिफ्थ स्टेट एग्जिस्ट कर सकता है, उसका नाम क्या दिया गया, बॉस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्ट किए थे इसके बारे में और कैलकुलेशन किए थे सत्येंद्र नाथ बसु जी, इसीलिए दोनों के नाम पे इसका नाम दिया गया बॉस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट स्टेट। ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। बॉस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट स्टेट को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं कैसे, कूल करके, किसी भी गैस को कूल करके, वेरी लो डेंसिटी, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, यानी कि कोई गैस जो लो डेंसिटी का है और उसको हम लोग कूल कर देंगे, लगभग 100,000 डेंसिटी जिस गैस का होगा नॉर्मल एयर का, सुपर लो टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो वो क्या होगा, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर में बदल जाता है, जिसको हम लोग बॉस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट स्टेट कहते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और घर में बैठे बैठे चैप्टर को समझ सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जब मैं नया चैप्टर का
इस तरह का एक्सप्लेनेशन बनाऊं तो क्या कर सकते हैं, आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जितने भी सीबीएसई एनसीईआरटी स्कूल के बच्चे हैं, यानी कि सीबीएसई स्कूल के जहाँ एनसीईआरटी बुक वगैरह पढ़ाई होती है, उन सारे बच्चों को हमारे इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत अच्छे ढंग से मैंने कोशिश किया है समझाने का। और ये जो नोट्स मैंने तैयार किया है या डायग्राम वगैरह जो ये बताया है उस सबको आप लोग प्रैक्टिस करें, चाहे जिस स्कूल का हो, है ना। वो क्वेश्चन लगभग अगर इस चैप्टर से आते हैं, फर्स्ट चैप्टर से, तो हमारे इस नोट्स के से बहुत आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अब हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का बनाने का।